Good morning, students. Now, our next topic of this chapter is periodicity of elements. Okay, after the discussion of modern periodic table, now what are the periodicity of the elements? Okay, now first one is atomic radius. Atomic radius. What do you mean by atomic radius? है ना, the distance between the nucleus and the outermost electron is known as the atomic size. इसका मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस किसी भी एटम में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. ओके, सपोज एन की वैल्यू क्या है 1 2 3 4. अगर इलेक्ट्रॉन 2 के अंदर प्रेजेंट है, मान लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अगर 2 के अंदर प्रेजेंट है तो इस एटम की एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. अगर वो फोर्थ शेल के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक साइज. क्लियर. इसको एटॉमिक साइज भी बोलते हैं. अगर कोई आयन है तो उसको आयोनिक साइज, उसकी रेडियस होगी आयोनिक रेडियस होगी. कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसकी कोवेलेंट रेडियस होगी. ऐसे इनके नेम होते हैं. अब क्या इफेक्ट पड़ता है इसका पीरियोडिक टेबल के ऊपर. फर्स्ट अपन देखते हैं फ्रॉम अप टू डाउन. अप टू डाउन का मीनिंग क्या हुआ, आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी होगी. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब हमने डिस्कशन किया था उसमें क्या कहा था हमने कि 1 से लेके और 18 क्या है, ग्रुप्स हैं इसके अंदर जो लेफ्ट टू राइट होते हैं. और 1 से लेके, ये तो ग्रुप है, और 1 to 7 इसके अंदर क्या होते हैं, पीरियड होते हैं जो अप टू डाउन होते हैं. तो जब हम अप टू डाउन की बात कर रहे हैं तो हम क्या हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अप टू डाउन. ओके, इन पीरियड्स. तो हमको क्या ग्रुप में नीचे आना है, होगा ये पीरियड की बात, लेकिन हमको आना ग्रुप के अंदर नीचे. जैसे मान लो मैं 12th ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो 12th ग्रुप के अंदर अप टू डाउन आएंगे हम 14th ग्रुप के अंदर क्या हुआ, अप टू डाउन आएंगे. इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप में तो अप टू डाउन होना पड़ता है और पीरियड जो है वो उसमें हमको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ता है. मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि ग्रुप जो होते हैं, ये ग्रुप है, ग्रुप चलते हैं 1 से लेके 18 ऐसे मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर. बट जो पीरियड है वो चलते हैं 1 to 7 अप टू डाउन. तो पीरियड अप डाउन चलते हैं, लेकिन हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिस्कशन करेंगे. ओके, मान लो मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ तो सेकंड पीरियड में हम उस सेकंड पीरियड के अंदर जो आएगा वो लेफ्ट टू राइट डिस्कशन करेंगे हम. लेकिन मान लो अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो सेकंड ग्रुप जो लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेकिन केवल मैं सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो हमें एक ग्रुप में अप टू डाउन डिस्कशन करना पड़ेगा. इस बात को समझते हुए आपको आगे की बातें समझनी पड़ेगी. और जब आप ये बात मैं समझा रहा हूँ आपको, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, तो आपको आपके मोबाइल के पास में आपकी जो बुक है उसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल के रखना, जिससे मैं आपको समझाता रहूँगा. ठीक है. अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार बुक ले आइए और बुक को खोल के रखिए जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई हो, वो वाली बुक. ठीक है. और कुछ नहीं देखना आपको उसके अंदर, केवल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखनी है आपको, जिससे मैं आपको समझा सकूँ. अप टू डाउन इसमें लिखा हुआ है इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी गोज टू अप टू डाउन दी ऑफ इन एनी ग्रुप द एटॉमिक साइज कंटिन्यूसली इंक्रीजेस. तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो हम एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी. अब आप बुक में देखो, आप बुक के अंदर फर्स्ट जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर अपन देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये लिखे हुए हैं इसके अंदर अप टू डाउन फर्स्ट ग्रुप के अंदर. सेकंड ग्रुप के अंदर क्या लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये लिखे हुए हैं. तो अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम अप टू डाउन आऊँगा तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ आऊँगा, नीचे जो एटम्स प्रेजेंट है उनकी एटॉमिक साइज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. अब आप देखिए 17th ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल आप देखते रहना. 17th ग्रुप में आप देखोगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17th ग्रुप में प्रेजेंट है. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटी साइज की हो जाएगी, फ्लोरीन की सबसे छोटी साइज होगी. और फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी. तो ये होती है कंसेप्ट अप टू डाउन का. अब इसके पीछे रीज़न क्या है. ठीक है. फ्रॉम अप टू डाउन द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजेज एंड द वैल्यू इज एंड द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे 1 की, 2 की, 3 की और 4 की, तो अगर मान लो कि 1 के अंदर प्रेजेंट है कौन, हाइड्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल n=1 में प्रेजेंट है. अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन के बाद में लिथियम की, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में प्रेजेंट है, मतलब कि इसके अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, सेकंड शेल के अंदर आ गया. तो एटॉमिक साइज हाइड्रोजन की यहाँ तक है, लेकिन लिथियम की यहाँ तक है, सोडियम की और आगे जाएगी, पोटेशियम की और आगे जाएगी. तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन आएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएगी, 1 2 3 4. तो न्यूक्लियस से उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द एटॉमिक साइज फ्रॉम अप टू डाउन इंक्रीजेस. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू
राइट। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो रीजन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट the number of electron increases as the number of proton increases, the power of nucleus increases, that is known as effective nuclear charge। ठीक है, लाइन जो यहाँ लिखी हुई है आपको वही लिखनी है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अभी हम बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसके बारे में, किसी इंडिविजुअल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, देखो मैं मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे आपके सोडियम मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, ये वाला ले लिया मान लो मैंने, ठीक है। अब सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर, किस शेल में जाता है, ये जाता है आपके 3s1 के अंदर, ठीक है। एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बताया था, तो ये 3s1 में जाता है। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 3s2। एल्यूमिनियम का है 3s2 3p1, ये एल्यूमिनियम का है। ऐसे इनका कॉन्फिगरेशन P1 P2 P3 P4 P5 से चलेगा, ठीक है। तो व्हेन वी गोज टू लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, क्योंकि इन सबके इलेक्ट्रॉन किसी एक ही शेल में जा रहे हैं, किसी एक ही शेल में जा रहे हैं, मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये है आपके थर्ड शेल, तो सबके इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर ही जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या इंक्रीज होंगे, प्रोटॉन इंक्रीज होंगे, और जब भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं तो न्यूक्लियस की पावर इंक्रीज होती है, एंड दैट कंसेप्ट इज नॉन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। फिर से समझना आप इसको, इलेक्ट्रॉन जब एक ही शेल में जाते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तब होता है ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक ही शेल में जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो शेल में जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो प्रोटॉन आ रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, न्यूक्लियस में जा रहे हैं। जब प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस की पावर को बढ़ाएंगे वो, तो न्यूक्लियस की पावर बढ़ाएगी तो क्या होगा, वो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, वो न्यूक्लियस जो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे वैसे शेल जो है वो छोटी होती जाएगी, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब आता है फैक्टर इफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ तो रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव से, जेड इफेक्टिव से डिनोट किया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। एटॉमिक साइज इंक्रीजेज प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, मतलब कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो जेड इफेक्टिव मतलब कि एटॉमिक साइज, यहाँ पे इसको मैंने ऐसे बता रखा है, ये देखिए आप, ये आर रेडियस, तो रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, ठीक है। बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो उसका मतलब क्या होता है, रेडियस डाउन होती जा रही है, रेडियस कम पड़ती जा रही है, और अप टू डाउन आते हैं अपन, तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अप टू डाउन पर कम पड़ते जाता है, तो रेडियस बढ़ती जाती है। सो बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सेकंड लिखा हुआ है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के अंदर जैसे जैसे इफेक्टिव जो ये है आपके इंक्रीज होंगे, तो उसके अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एज द नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस, ये लिख दिया इसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम पड़ते जाएंगे। फिर लिखा हुआ आपके एटॉमिक रेडियस ऑफ आयंस, द साइज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर एज फॉलोज। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछते हैं कि हमेशा नेगेटिव आयन की साइज़ पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, और अगर इन दोनों के बीच में कोई न्यूट्रल एटम आ रहा है तो उसका नंबर आता है पहले। तो नेगेटिव एटम की साइज सबसे बड़ी होगी, उसके बाद में न्यूट्रल होगा उसकी होगी, फिर सबसे जो पॉजिटिव है उसकी होगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, देखो आप, H+ और H- में साइज़ किसकी ज़्यादा है, H- की साइज़ ज़्यादा है। Na+ में और Na में Na की ज़्यादा है, क्योंकि Na+ की पॉजिटिव सबसे कम होती है। अब देखो Na+, Mg+2, इस वाले केस में देखो आप, Na+, Mg+2 एल्यूमिनियम+3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर तीनों पॉजिटिव है, लेकिन जिसके ऊपर पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी एटॉमिक साइज उतनी कम हो जाएगी। तो इसमें सोडियम प्लस की एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है। फिर है F-O-2 और N-3, इसमें देखो एन के ऊपर -3 चल रहा है, तो माइनस वाले की ज़्यादा होती है। अब ये तीनों ही माइनस है, तो उस माइनस वाले की ज़्यादा होगी जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा।
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपके नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, आई। ठीक है, क्या लिखा हुआ इसके अंदर देखो आप, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ठीक है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये लाइन आप लिख देना, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होता है इसका मतलब, देखो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल के अंदर यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस की पावर के अंदर है, न्यूक्लियस ने इसको कैच कर रखा है, लेकिन हमने इसको क्या दिया, एटम को एनर्जी दी, हमने इसको हीट एनर्जी दी, वाइब्रेशन एनर्जी, दो भी हमने इसको एनर्जी दी, उससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस शेल से निकल के बाहर निकल गया, बाहर चला गया इस शेल से निकल के। इसका मतलब क्या हुआ, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमने इसको यहाँ से प्रोवाइड करी है अभी, दी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमने दी फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो एटम किस में कन्वर्ट हो गया, आयन के अंदर, तो जैसे ही एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई ई। क्या लिखा हुआ देखो, ये एक मेटल है, इस मेटल को आपने क्या दिया, आई ई फर्स्ट दी, आई ई फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आई ई वन का मतलब, ठीक है, तो ये किस में बदल गया, एम प्लस के अंदर बदल गया, ये एक इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया, वो इलेक्ट्रॉन ये रहा देखो आप, और ये दैट वन इज कन्वर्टेड इनटू एम प्लस। अब क्या किया इसने, हमने, हम इस एम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस एम प्लस से भी मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो हमने इसको सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी दी, ये लिखा हुआ है आई ई टू, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, एम प्लस टू के अंदर, ये देखिए एम प्लस टू बन गया, मेटल था एम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये बदला एम प्लस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर एम प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बदल गया एम प्लस टू के अंदर। अब आप चाहते हो कि इस एम प्लस टू भी एक इलेक्ट्रॉन और दे दे हमको, बाहर निकाल दे हम एनर्जी देके, तो वो हो जाएगा एम प्लस थ्री। तो हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने लगाई इसके अंदर, तो इनको बोलते हैं आई ई वन, आई ई टू और आई ई थ्री, ठीक है, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप खुद सोचो, एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना भी मुश्किल है उसके लिए, तो वो दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा। सो दैट मीन्स ऑलवेज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू इज दिस वन, हमेशा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सेकंड और फर्स्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि एम प्लस टू जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कभी नहीं करेगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब जाके ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एम तो डोनेट कर देगा मान लो, तो हमेशा क्या होगी, आई ई वन की वैल्यू सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी आई ई टू की वैल्यू, फिर आई ई थ्री की वैल्यू होगी। अब देखो यहाँ एक वेरिएशन आ रहा है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के अंदर अगर आपको जमाने के लिए कहा जाए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन को, ओके, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये है, ओके, हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है इनकी एटॉमिक साइज, है ना, तो एटॉमिक साइज इनकी कम होती जा रही है, तो जिस एटम की सबसे कम एटॉमिक साइज है वो इसमें फ्लोरीन है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज है कार्बन की, तो आप खुद देखो आप, फ्लोरीन की एटॉमिक साइज सबसे कम है, इसका मतलब फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको किसने किसने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है, न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ही नहीं बिल्कुल भी, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है, यहाँ कोई आयन नहीं है, सारे मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, मेटल या नॉन मेटल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी है, तो न्यूक्लियस ने उसके इलेक्ट्रॉनों को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। फिर आता है ऑक्सीजन का नंबर, तो ऑक्सीजन की साइज इसके बाद छोटी है तो फिर ऑक्सीजन का हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में क्या हो गया, एक चक्कर पड़ गया, होनी चाहिए थी ऑक्सीजन की ज़्यादा लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा हो गई, देखो आप नीचे ये यहाँ बता रखा है, आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा जो आ रही है वो आ रही है नाइट्रोजन की, ऐसा क्यों हुआ, वो आता है हाफ फिल्ड के कारण, कि नाइट्रोजन का जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कितना लिखते हैं अपन, 2s2 2p3 लिखते हैं, और 2p3 का मतलब क्या होता है, हाफ फिल्ड, 1 2 और 3, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या होता है, p4 होता है, तो 1 2 3 और 4
ऑक्सीजन का ये कैसे, इसके अंदर यहाँ पे 2% है, लेकिन इसके अंदर 1% है नाइट्रोजन के अंदर, तो ये हाफ फिल्ड होता है। तो नाइट्रोजन को हाफ फिल्ड के कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन में तो वही आ रहा सीक्वेंस, होना ये चाहिए था इसको, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये होनी चाहिए थी। लेकिन किस में चक्कर आ गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर आ गया। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पीछे बॉन्ड ऐसे बन गया इसके अंदर, सॉरी ये वाला बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, बस ये ध्यान रखना आप। अब देखो अप टू डाउन आने पर व्हेन वी गोस टू अप टू डाउन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अप टू डाउन आते तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं, तो अगर उस इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होगी। ठीक है, सो व्हेन वी गोस टू अप डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। अब आती है लेफ्ट टू राइट की बात, तो इट इंक्रीजेस बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो क्या होगा, लेफ्ट टू जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम पड़ जाएगी, एटॉमिक साइज जैसे जैसे कम होती जाएगी लेफ्ट टू जाने पर, तो क्या होगा, न्यूक्लियस के ज़्यादा कंट्रोल में होंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने देगा, तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। सो दैट्स वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, फ्लोरीन तक दे रखी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी 520, 899, 801। वेरिएशन आ रहा है नाइट्रोजन के केस में और बेरिलियम के केस में, क्योंकि बेरिलियम का होता है 2s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेरिलियम के, एक ऐसे, तो इसको मिल रहा है फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन, और नाइट्रोजन को तो मैंने बताया था आपको p3 मिल रहा है। ठीक है, ये देखो अब हम इसमें अप टू डाउन आ रहे हैं, ये आ रहा है अप टू डाउन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप बुक में देखते रहना पीरियोडिक टेबल बस। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम अप टू डाउन आ रहे हैं हम इसके अंदर, तो क्या होगा, एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की देखो वैल्यू देखो आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो ये आप ये वैल्यू देखो आप, डिक्रीज होती जा रही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, मतलब सीजियम से इजीली इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है कम एनर्जी देके भी। दैट्स वाई सीजियम इज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल बना होता था ना, उसमें सीजियम का उपयोग किया जाता है। ओके,